Good afternoon, students. Yes. Hello. मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड सेशन है, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। मॉर्निंग में जो हमारा सेशन था उसमें हमने ब्लॉक 1 को कवर किया एंड जिसके अंदर हमारी यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर हुई है। ये हमारा सेकंड सेशन है जिसके अंदर हम ब्लॉक 2 को कवर करेंगे और इसके अंदर आपकी यूनिट 4, 5 एंड 6 तीनों यूनिट्स कवर होंगी। तो मैंने आपको पीपीटी शेयर की है, विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। तो देखो, जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो है हमारी ईटीएल की इंट्रोडक्शन ऑफ ईटीएल। ईटीएल हमने लास्ट सेशन में भी किया था कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमारा डेटा आ रहा था, तो जब हम सिंगल टायर आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे तो हमारा डायरेक्ट जो डेटा था वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आया, हमारे वेयर हाउस में स्टोर हो गया। ठीक है। अब उसके अंदर हमारा नॉइसी डेटा भी था, ठीक है, इनवैलिड डेटा भी था, मतलब एरर वाला डेटा, मतलब सब हर टाइप का जो डेटा था वो डायरेक्ट उठाया और हमारे वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। लेकिन जब हमने सेकंड टायर पढ़ा तो सेकंड टायर क्या कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब डेटा आ रहा था तो उसको डायरेक्ट हम वेयर हाउस में स्टोर ना करके उससे पहले हम उसको स्टेजिंग एरिया में स्टोर करते हैं। ठीक है। तो अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है? स्टेजिंग एरिया एक एरिया है, एक स्टोरेज है जहाँ पे हमारे ईटीएल प्रोसेस होता है। कुछ ईटीएल टूल्स हैं जो हमारे ईटीएल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब ईटीएल क्या होता है? ईटीएल मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब डेटा आया उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट होने के बाद जब अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है तो कोई डीबीएमएस को फॉलो कर रहा है, कोई नो एसक्यूएल को फॉलो कर रहा है, कोई फ्लैट फाइल्स यूज कर रहा है, मतलब अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं डेटाबेस के। ठीक है। तो जब अलग अलग फॉर्मेट से आया डेटा तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब उस डेटा को क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया या फिर उसको एक वैल्यूएबल डेटा बनाया। उसके अंदर जितनी भी एरर थी, नॉइज था, मतलब जो भी था उसको क्लीन किया वहाँ पे और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद फिर वो डेटा हमारा क्या हुआ, डेटा वेयर हाउस के अंदर फिर वो डेटा हमारा लोड हो जाता है। ठीक है। तो ईटीएल प्रोसेस कहाँ होती है? स्टेजिंग एरिया में होती है। जो कहाँ पे होती है स्टेजिंग एरिया में? मीन्स वेयर हाउस में डायरेक्ट न जाके डेटा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया और वो कहाँ गया? स्टेजिंग एरिया में गया। स्टेजिंग एरिया के अंदर ईटीएल टूल्स हैं, ईटीएल टूल्स ईटीएल प्रोसेस करते हैं। ईटीएल प्रोसेस के अंदर 3 प्रोसेस होती है, एक्सट्रैक्शन वाली, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। ठीक है। एक्सट्रैक्शन मतलब वेरीफाई करना, रिसीव करना डेटा को, उसके बाद उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना, इंटीग्रेट करना और देन उसको डेटा वेयर हाउस में लोड कर देना। ठीक है। तो ये था हमारा ईटीएल प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को एक्सप्लेन किया गया है ये कि ETL क्या था? It is a process of data integration that encompasses 3 steps: extraction, transformations, and loading. In a nutshell, ETL systems take large volume of raw data from multiple sources. अब देखो वही बात है कि ETL सिस्टम के पास कैसा डेटा आता है? रॉ डेटा आता है, जो अलग अलग सोर्सेज से डेटा डायरेक्ट एज इट इज डेटा आके वहाँ पे आ जाता है। ठीक है। कन्वर्ट इट फॉर एनालिसिस एंड लोड दैट डेटा इनटू योर डेटा वेयरहाउस। वहाँ पे जाके क्या होता है? डेटा की एनालिसिस होती है। ठीक है। डेटा को क्लीन किया जाता है, वैल्यूएबल डेटा बनाया जाता है उसको और देन उसको फिर उसको लोड कर दिया जाता है आपके डेटा वेयर हाउस में। तो ईटीएल है, एक होता है हमारा ईएलटी। ये दोनों ही ऑपरेशन हमारे स्टेजिंग एरिया में होते हैं, ईटीएल और ईएलटी। देखो ईएलटी क्या होता है? ईएलटी है हमारा एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसने क्या कहा? डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और डायरेक्ट पहले उसको लोड कर दिया और फिर उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है। अब ये मैं आपको जो ईएलटी वाला प्रोसेस है वो मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर करती हूँ यूनिट 4 की। उसके अंदर हम अभी इसको देखेंगे ईएलटी को। मेन हमारा ईटीएल ही होता है जिसके अंदर हम डेटा को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं।
तो मैं आपको यूनिट जो हमारी यूनिट 4 है, 5 एंड 6 है, ये बहुत छोटे-छोटे से यूनिट्स हैं, एक-एक, दो-दो टॉपिक्स ही हैं जो इसके अंदर हमें कवर करने होते हैं। तो यूनिट 4 के अंदर सिर्फ हमारा एटीएल को ही इंट्रोड्यूस किया गया है सारा कि एटीएल क्या है, क्या प्रोसेस है, ये सब ही है उसमें। सेकंड जो हमारी यूनिट 5th है, उसके अंदर हमने ओलैप और ओएलटीपी को हम कवर करेंगे और ऑपरेशंस हैं उसके, वो इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको यूनिट 4 जो है उसको शेयर करती हूँ। ये एटीएल और ईएलटी को ही एक्सप्लेन किया गया है बस। फर्स्ट इसने इंट्रोडक्शन दिया कि डेटा वेयर हाउस होता क्या है, एक सेंट्रल डेटाबेस आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे वही ईटीएल है और इसकी नीड्स बताई गई। ये हमने अभी अभी देखा कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से डेटा आया। ईटीएल के अंदर क्या हुआ, डेटा की वैलिडेशन चेक हुई, क्लीनिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एग्रीगेशन हुआ और लोडिंग हुई। उसके बाद डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड कर दिया गया, ठीक है। तो फिर ये ईटीएल का प्रोसेस है वही है सेम। एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन करने का मतलब पहले हम उस आइडेंटिफाई द डेटा टू एक्सट्रैक्ट, कौन सा डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसका लार्ज एक्सट्रैक्शंस की क्या एस्टिमेट होगा वो करते हैं। मतलब ये सारे वो हैं कि एक्सट्रैक्शंस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, डेटा की क्लीनिंग होती है, ठीक है। क्लीनिंग का मतलब क्या है, जो इनकम्प्लीट डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है, उसको करना, उसको रिमूव करना, कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है, उसको रिमूव करना, ठीक है। फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में उसको कन्वर्ट करना, एग्रीगेट करना फंक्शंस को, फिल्टर लगाना उस पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारे स्टेप्स होते हैं। लास्ट थर्ड इसमें आता है लोडिंग। लोडिंग करने के लिए हम डेटा को फिर क्या करते हैं, लोड करते हैं। जो हमारा टारगेट है, टारगेट डेटा रिपोजिटरी है, वहाँ पे डेटा को क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, क्या होता है और लोडिंग में क्या होता है, ये है, ठीक है। यहाँ पे फिर वर्किंग है ईटीएल की, कैसे कैसे काम करता है ईटीएल। ये ईटीएल को और डेटा वेयर हाउस को, डेटा वेयर हाउस में हमने सभी क्लास में पढ़ा था, ओलैप सर्वर यूज होता है वहाँ पे। ओएलटीपी हमारा डेटाबेस के लिए होता है, ओलैप हमारा डेटा वेयर हाउस के लिए होता है। अब उसके साथ उसको कंबाइन किया गया है। ये कुछ टूल्स हैं हमारे, ये जो हमारे ईटीएल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ये टूल्स हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ईएलटी। देखो ईएलटी क्या होता है, ईएलटी में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेकेंड वेट कीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा ये ईएलटी का प्रोसेस है। ईएलटी में हमारा देखो एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखो क्या हुआ, वही एक्सट्रैक्टिंग हुई, मल्टीपल सोर्सेज से एक्सट्रैक्टिंग हुई, फिर क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट करने के तुरंत बाद डेटा को टारगेट डेटा वेयर हाउस में क्या कर दिया, लोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाद में हुई। इसका क्या, इससे मतलब क्या हुआ, देखो इससे हुआ कि जो हमारा ईएलटी प्रोसेस था, ईएलटी वाला जो है, इसके अंदर फिर हमारे पास ये एडवांटेज आई कि जो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हमारा टारगेट सिस्टम खुद ही कर लेगा। मतलब जो डेटा वेयर हाउस है हमारा जो है, वही हमारा अपने आप क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। उसमें क्या हो रहा था, पहले ही डेटा वेयर हाउस में जाने से पहले ही हमें डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करा था, तो हमें उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट हमारे लग रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेटा वेयर हाउस जो हमारा टारगेट सिस्टम है वही हमारी डेटा की क्या कर लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ELT टेक्स एडवांटेज ऑफ द टारगेट सिस्टम टू डू द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। दिस अप्रोच रिक्वायर्स फ्यूअर रिमोट रिसोर्सेज
than other techniques because it needs only raw and unprepared data. अब इसने कहा है कि ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें जिसके लिए हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है हमारे पास रॉ डेटा की और अनप्रिपेयर्ड डेटा की। तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो जो टेक्निक्स है वो खुद ही क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ELT का था। बस डिफरेंस यही है, वहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे थे हमें अलग से टूल्स, सॉरी ETL टूल्स हमें अलग से उनकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ, डेटा वेयर हाउस के अंदर है तो उसके अंदर खुद की जो अपनी टेक्निक्स है उससे वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके वहाँ पे कर लेगा। ठीक है, देखो इसमें ऐसे ही बताया है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, वेयर हाउस में लोड कर दिया और फिर उसको बाद में उसको क्या कुछ एनालिटिकल टूल्स वगैरह लगा के उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे वही डिफरेंस आ सकता है ETL और ELT में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपकी चेक प्रोग्रेस 1 है। चेक प्रोग्रेस 1 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट में वही है ELT के बारे में पूछा गया है और ETL के लिए क्या चैलेंजेस थे जो ELT को यूज किया गया। ठीक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करो। थर्ड इसमें लोडिंग वाला है। ठीक है, बस इसमें आपका सिर्फ यही था, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ELT और ETL में एक तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और दूसरा इनकी वर्किंग कैसे कैसे होती है, बस। ओके, तो ये आपकी यूनिट क्या थी, 4 थी। मैं अभी आपको यूनिट 5 को शेयर करती हूँ, जिसके अंदर हम मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओलैप के ऑपरेशंस। हम OLTP और ओलैप हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि जो OLTP होता है वो आपका इस पे काम करता है, डेटाबेस के साथ काम करता है, जो हमारी डेली की ट्रांजेक्शन होती है उन पे काम करता है। बट हमारा जो ओलैप सर्वर है वो डेटा वेयर हाउस पे वर्क करता है। ठीक है, तो ओलैप और OLTP में क्या डिफरेंस है वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अभी हम सिर्फ उस पे जो ऑपरेशन होते हैं, ओलैप सर्वर जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं अगेन आपको PPT शेयर करती हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी ELT कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वही है OLTP और ओलैप सर्वर में डिफरेंस है। ठीक है, देखो OLTP हमने पढ़ा है कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, जो डेली हमारे ऑपरेशन होते हैं उससे रिलेटेड है। ओलैप जो है हमारा हिस्टोरिकल डेटा जो वेयर हाउस के अंदर स्टोर होगा उसको हैंडल करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, आप देख लेना। ये हमारा डेटाबेस से रिलेटेड है, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस होगा, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूजर जो है अपडेट करता रहता है, जल्दी जल्दी अपडेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ओलैप में जो ऑपरेशन होता है वो टाइमली होता है। ठीक है, मंथली होगा, वीकली होगा, जैसा भी फॉर्मेट उसने फॉलो किया होगा, जो शेड्यूल किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप अपडेट होता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, ओलैप सर्वर जो है हमारा वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देखो जनरली हमारे पास 5 ऑपरेशन होते हैं, रोल अप, रोल डाउन या फिर ड्रिल अप, ड्रिल डाउन इसको हम बोलते हैं, स्लाइस, डाइस और पाइवट। ये 5 ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट इसमें है देखो रोल अप। हमने पढ़ा डेटा वेयर हाउस जो है मल्टी डायमेंशनल डेटा पे से काम करता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशन होती है, जबकि डेटाबेस हमारा सिर्फ 2 डायमेंशन पे काम करता है, रो एंड कॉलम। यहाँ पे हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा है। ठीक है, तो कैसे वो रोल अप करता है, देखो ये आपका क्या है, एक ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस के अंदर आपका डेटा स्टोर किया गया मल्टी डायमेंशन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी सिटी का, ये यहाँ पे 4 सिटीज गिवन है, उन चारों सिटीज का ये टाइम पीरियड दे रखा है। इन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये जो आइटम्स हैं इनकी कितनी सेलिंग हुई या कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वो सब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये 4 सिटीज हैं, USA की सिटीज है, शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो, वैंकूवर। ठीक है, ये टाइम पीरियड दे रखा है, 4 क्वार्टर बनाए हैं टाइम्स को, Q1, Q2 एंड Q3, 4। ठीक है, और 4 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में डेटा आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एक ही उसमें आपको टेबल किसी सिटी की लोन, सिटी की भी, सिटी, टाइम और
आइटम्स, इन 3 डायमेंशंस में इस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें इस पे क्या करना है, रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐसे हमारा डेटा वेयर हाउस के अंदर ऐसे डेटा हमारा पड़ा हुआ है मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक है। और भी फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है 3 ही डायमेंशन और 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब डायमेंशन यहाँ पे हो सकती है। तो जब हमने रोल अप ऑपरेशन किया तो हमारा जो ओलैप सर्वर है वो उसमें क्या करता है, देखो रोल अप का मतलब क्या है। अब जब इन्होंने लोकेशन से एक डायमेंशन थी, उस लोकेशन पे क्या लगाया, रोल अप ऑपरेशंस लगाया। मतलब रोल अप का मतलब क्या होगा, उसको रोल कर दिया, ठीक है, रोल कर दिया। रोल करने का मतलब मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लोकेशंस को या सिटीज पे जब रोल अप ऑपरेशंस लगाया तो इन्होंने क्या किया कि जो सिटीज जैसे शिकागो न्यूयॉर्क हमारा यूएसए से बिलोंग करता था, तो उन दोनों को मर्ज करके किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यूएसए से। इसी तरह टोरंटो और वैंकूवर जो है कनाडा से था हमारा, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया कनाडा से। तो यहाँ पे रोल अप ऑपरेशन हुआ। इसी तरह मतलब हमारा जो ओलैप सर्वर है वो किसी भी डायमेंशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउस में डेटा क्या हो रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, डेटा को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स की जो टीम्स होती है वो उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो रोल अप ऑपरेशंस में वो क्या करेंगे, जब बहुत सारा डेटा है उस डेटा को क्या करेंगे, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रोल अप ऑपरेशंस लगाया लोकेशन पे। तो लोकेशन पे जब इन्होंने लगाया तो इन्होंने यहाँ पे इसको यूएसए और कनाडा से क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी टाइम क्वार्टर सेम रखा और आइटम्स को सेम रखा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा आपका, एक सेकेंड, ड्रिल डाउन। देखो रोल अप को आप ड्रिल अप भी कह सकते हो। नेक्स्ट है ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन को आप रोल डाउन भी कह सकते हो। देखो ड्रिल डाउन क्या कहता है कि जो चीजें आपकी मर्ज हुई हैं, कंबाइंड जो चीजें हैं उनको बिल्कुल इंडिविजुअल क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। मतलब अलग अलग टुकड़ों में उनको डिवाइड कर दो। जो चीजें ग्रुप में हैं उनके छोटे छोटे क्या कर दो, ड्रिल करते हुए उनको बिल्कुल नीचे तक, मतलब गहराई डीप में चले जाओ, वो होता है ड्रिल डाउन। अब यहाँ पे देखो ड्रिल डाउन ऑपरेशन टाइम पे इन्होंने लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया था, Q1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स को 3 मंथ्स के क्वार्टर इन्होंने बनाए थे। अब ड्रिल डाउन क्या करेगा, इस अगर हम टाइम डायमेंशन पे ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल इसको क्वार्टरली की बजाय इसको मंथली क्या कर दिया, इसको जितना मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं उसने उसको उतना तोड़ दिया। तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, जनवरी टू दिसंबर 12 जो है अलग अलग इसके पार्टीशन इसमें यहाँ पे कर दिए। तो ये आपका हुआ ड्रिल डाउन ऑपरेशंस, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ड्रिल डाउन हो गया। ड्रिल डाउन का मतलब किसी डायमेंशन का ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब उसको जो ग्रुप है उस ग्रुप को क्या कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे उसके जितने भी मतलब पॉसिबल जितने उसको आप ब्रेक कर सकते हो उस इंडिविजुअल उस क्वांटिटी सॉरी एंटिटी में उसको तोड़ दो, ठीक है। वो आपका हुआ ड्रिल डाउन ऑपरेशन। नेक्स्ट इसमें आता है आपका डाइस, ठीक है। डाइस और स्लाइस ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। देखो डाइस ऑपरेशन क्या कहता है, ये आपका कंप्लीट डेटा है। अब इन्होंने क्या डाइस ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है, डाइस को इन्होंने लोकेशन पे लगाया है, टोरंटो और वैंकूवर, और आइटम्स पे लगाया है। मतलब डाइस का मतलब होता है, एक सेकेंड रुकिए, सॉरी पहले हम स्लाइस देखते हैं, स्लाइस से फिर डाइस करेंगे, स्लाइस इसमें है नहीं शायद, है ना, ठीक है। देखो डाइस क्या कहता है, स्लाइस क्या होती है, स्लाइस का मतलब होता है एक सिंगल स्लाइस निकाल लेना, ठीक है। मतलब आप किसी भी एक डायमेंशन को लेके उसके बिहाफ पे उस डेटा में से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना, वो होता है स्लाइस, ठीक है। जैसे हम आम के मैंगो जो होता है हमारा आम, उसके हम छोटे छोटे स्लाइस बनाते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल अलग अलग स्लाइस बना लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे स्लाइस का ऑपरेशन का मतलब क्या, आप किसी एक डायमेंशन के बिहाफ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। डाइस सेम स्लाइस के जैसा है, बट यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो डायमेंशंस होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है।
जब आप किन्हीं दो डायमेंशंस को लेके डेटा को क्या करते हो, डाइस करते हो, मतलब उनमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे इन्होंने देखो लोकेशंस जो थी हमारी टोरंटो और वैंकूवर, दोनों लोकेशंस उठाई, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे इस डायमेंशंस के दो एट्रीब्यूट्स को उठाया, ठीक है। इधर से इन्होंने चारों में से दो को उठाया, Q1 Q2 को। इधर से इन्होंने मोबाइल और मॉडम को उठाया, मतलब इन्होंने सिर्फ ये वाला जो पार्ट था इसको एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। पूरे के कंप्लीट को ना करके किसी भी डायमेंशंस के जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनके बिहाफ पे हम यहाँ पे डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइस में हमेशा एक ही डायमेंशंस के बेस पे डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, ये स्लाइस और ड्राइस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पाइवेट। पाइवेट कुछ नहीं होता, देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे थे, जो पीछे हमने अभी देखा कि हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा था और उस पर जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा जो आउटपुट आया, जो हमारा रिजल्ट आया, वो भी हमारा क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। अभी देखो हमने पीछे और भी ऑपरेशन किया, ड्रिल डाउन भी किया, सब में देखो क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा था, ओरिजिनल डायमेंशन में जो डेटा था, सेम डायमेंशन हमारी वहां पे आउटपुट में आ रही थी। लेकिन पाइवट क्या कहता है कि जो हमारे पास डेटा है, जब हम उस पर पाइवट ऑपरेशन लगाएंगे तो वो मल्टी डायमेंशन को हमेशा एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके यहाँ पे देगा, ठीक है। आप किसी भी किसी भी डायमेंशन पे आप लगा सकते हो पाइवट को, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 2D फॉर्म में या फिर टेबल्स के फॉर्म में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या उठाया, लोकेशंस, और किस पे उठाया, लोकेशंस को या फिर आइटम्स को लेके इन्होंने टेबल बना दी। यहाँ पे इन्होंने आइटम्स को लेके और लोकेशंस को लेके मतलब घुमा दिया, ठीक है। तो ये पाइवट होता है, मतलब रोटेट करना, ठीक है। दूसरा इसका जो हमेशा रिजल्ट आएगा वो टेबल फॉर्म में आएगा, इसका मतलब होता है रोटेट करना। यहाँ पे पहले आप यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे थे हमारे लोकेशंस, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे थे आइटम्स। पाइवट ने क्या किया, यहाँ पे इसको आइटम बना दिया, यहाँ पे इसको लोकेशन बना दिया। तो जो हमारा ओलैप सर्वर है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो हमारे टेबल्स हैं उसको क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ओलैप ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसकी पीडीएफ और दिखा देती हूँ। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपका ओलैप वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑपरेशंस आते हैं पेपर में, 5 ऑपरेशंस हैं जनरली। 5 ऑपरेशंस में से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, और डायरेक्ट तो पूछेगा कि ओलैप ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करो या डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, या फिर एक पर्टिकुलर किसी भी उसको ऑपरेशंस को देगा और उसकी वर्किंग पूछेगा वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये ओलैप ऑपरेशंस, जो ओलैप है, 5 ऑपरेशंस हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यूनिट 5 और दिखा देती हूँ इसका, जो इसकी पीडीएफ है, उस पीडीएफ में देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड आप वेट कीजिए। यस, ये हमारी यूनिट नंबर 5 है। इसमें देखो
ओलैप प्रोसेसिंग की बात की है। पहले सबसे पहले ओलैप क्या होता है वो बताया है कि ओलैप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है ओलैप की। हाँ, यहाँ पे देखो मेजर ऑपरेशंस है, ये पॉपुलर ऑपरेशंस जो है हमारे रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस एंड फाइबर, ये हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही है ये देखो रोल अप ऑपरेशंस लगाया। रोल अप ऑपरेशंस में हमने क्या किया, चीजों को कंबाइन किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। किसी भी डायमेंशंस को एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्या कर दें हम, रोल अप कर दें या फिर कंबाइन कर दें, ठीक है। ड्रिल डाउन सेम इसका अपोजिट है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको फुल उसमें दिखा देते हैं, मतलब जो ग्रुप बना हुआ उस ग्रुप को इंडिविजुअल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्लाइस, देखो स्लाइस मैंने बताया अभी कि हम किसी एक डायमेंशन, पर्टिकुलर एक डायमेंशन, एक स्लाइस को उठा लेना है, ठीक है, एक डायमेंशन के बिहाफ पे, ठीक है। डाइस इसका उसमें क्या है, मल्टीपल डायमेंशन के बेस पे हम डाइस ऑपरेशन हम मल्टीपल एक साथ लगा सकते हैं। देखो इसमें कैटेगरी पे भी लगाया, टाइम पे भी लगा दिया और स्टॉक पर भी लगा दिया, ठीक है। एक से ज्यादा डायमेंशन पर हम एक साथ डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करके वहां से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद पाइवट है, पाइवट मैंने बता दिया कि इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा टेबल के फॉर्म में आएगा, 2D फॉर्म में आएगा, और दूसरा इसमें क्या होता है, इसको रोटेट करना होता है, ठीक है। यूजर जो है अपने अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो यहाँ पे इसमें दोनों इनके क्वेश्चंस हैं, ये चेक प्रोग्रेस वाले, ठीक है। उसके बाद ओलैप के कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं ओलैप सर्वर की, ठीक है। ये स्टेप्स वगैरह हैं। हाँ, एक स्टेप्स जरूर कर लेना कि ओलैप जो है कैसे काम करता है, ठीक है। स्टेप्स टू क्रिएट एन ओलैप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है पांचों। उसके बाद एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। देखो ओलैप आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इन्होंने इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्चर, जो इसका डिजाइन होता है ओलैप का, वो एक तो एम ओलैप होता है, एक आर ओलैप, एक एच और एक डी, ठीक है। देखो एम ओलैप में क्या होता है, मल्टी डायमेंशन ओलैप होता है, ठीक है। जो ओलैप सर्वर है वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में काम करता है, ठीक है। रिलेशनल ओलैप का जो आर्के डिजाइन है वो टेबल की फॉर्म में काम करता है। हाइब्रिड का मतलब कंबाइन करके करता है। और डी ओलैप मतलब डेटा ओलैप होता है, जो डेटा पे काम करता है। इनका बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेना, ज्यादा इसमें बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस इसमें वो कुछ है ही नहीं खास। ये लास्ट में चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि आर ओ लैब, एम ओ लैब और एच ओ लैब, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। खत्म है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 5 हुई। इसमें इम्पोर्टेंट आपके सिर्फ ऑपरेशंस हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं, और एक इसके अंदर ये आर ओ लैप, एम ओ लैप, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इनके डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है, कि डिफरेंस बताओ इनमें क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद यूनिट नंबर 6 को हम देखते हैं। अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम 3:10 पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम यूनिट नंबर 6 करेंगे, देखो यूनिट नंबर 6 में भी सारा थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं है ऐसा समझाने को, एक्सप्लेन करने को कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कुछ डेटा वेयर हाउस से ही रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो हैं कि डेटा लेक क्या होता है, डेटा स्वैम्प क्या होता है, डेटा मार्ट क्या होते हैं, ठीक है। वो इस टाइप के क्वेश्चन है, सारा ही मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें एक्सप्लेनेशन वाला ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिट 4 और 5 थी उसमें थोड़ा सा था, इसमें तो ओलैप ऑपरेशंस थे जो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ आते हैं। तो अभी मैं आपको यूनिट नंबर 4, 5 और प्लस ये पीपीटी, तब तक मैं आपको चैट बॉक्स में दे रही हूँ लिंक, आप एक बार इनको रीड कर लीजिए। उसके बाद यस, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपकी यूनिट 6 है, मैंने चैट बॉक्स में दे दिया आपको 4, 5, 6 तीनों का लिंक पीडीएफ का, और प्लस पीपीटी जो है आपकी ब्लॉक 2 की, वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट 6 है, इसमें क्या क्या है टॉपिक्स, सॉरी, देखो डेटा वेयर हाउस के ट्रेंड्स की बात की है, ठीक है। ट्रेंड्स इन डेटा वेयर हाउस, कहाँ कहाँ पे डेटा वेयर हाउस का हमारा वो है,
टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा वेयर हाउस के भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आए डेटा वेयर हाउस के अंदर भी। फिर यहाँ पे क्या किया, डेटा लेक को यूज किया गया। देखो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो डेटा वेयर हाउस के साथ हुआ, प्रॉब्लम्स आई हमारी। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स की आई, डिजाइन में प्रॉब्लम्स आई हमारे, ठीक है। क्वालिटी की बात होती है, साइज, ऑपरेटेबिलिटी, ये सारी की सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डेटा वेयर हाउस में अक्कर हुई थी। इन्हीं को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करने लगे, डेटा लेक यूज करने लगे। देखो ये भी क्या है, सेम ही एक स्टोरेज एरिया है, लेकिन ये क्या कहता है कि एक बहुत बड़ा सेंट्रल लोकेशन दैट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स नेटिव एंड रॉ फॉर्मेट। इसने कहा कि हम क्या करेंगे, डेटा को रॉ फॉर्मेट्स में ही डेटा को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर टू ए हायरार्किकल डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस के जो हम एज कंपैरिजन टू डेटा वेयर हाउस के बदले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो रॉ डेटा है वही हम स्टोर कर लेंगे। दिस स्टोर्स डेटा इन फाइल्स फोल्डर्स, ठीक है। तो देखो हमने डेटा वेयर हाउस में हमने पढ़ा डेटा क्या होगा, फाइल्स फॉर्म में होगा, फोल्डर्स बनाए होंगे, वार्ट बनाए हुए होंगे उनके, ठीक है। तो इन्होंने कहा हम ऐसे ही जो रॉ फॉर्मेट्स है उसमें हम डेटा को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। डेटा लेक यूजेस ए फ्लैट आर्किटेक्चर एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज टू स्टोर द डेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोर द डेटा विद द मेटा डेटा, meta tags, unique identifiers, which makes it easier to locate and retrieve the data across regions, improve the performance। देखो इन्होंने कहा कि जो डेटा लेक है उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज की गई है और फ्लैट आर्किटेक्चर्स को फॉलो किया गया है, जिसके थ्रू क्या होगा, उसके अंदर हम मेटा डेटा को भी साथ में स्टोर कर लेते हैं। मेटा डेटा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि डेटा अबाउट डेटा होता है मेटा डेटा, ठीक है। तो ये कहता है कि इसकी हेल्प से हमारा क्या होगा, जो डेटा रिट्राइव करने का जो टाइम है वो क्या होगा, कम होगा, इजीली हम इसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लेक को यूज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वेयर हाउस और डेटा लेक में कंपैरिजन पेपर में भी आता है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना क्या क्या मतलब डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद इसका डेटा लेक का आर्किटेक्चर से कि कैसे डेटा लेक अपना काम करता है। इसमें लेयर बनाई हुई है, ठीक है। स्टोरेज लेयर है, ट्रांसफॉर्मेशन लेयर, इंटरेक्शंस लेयर है, ठीक है। ये आर्किटेक्चर पेपर में वैसे नहीं आता, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे ये इसका चेक प्रोग्रेस है कि डेटा मैनेजमेंट को लेके क्या क्या चैलेंजेस है डेटा वेयर हाउस के अंदर। फिर हमने जो हमारा डेटा लेक का कंसेप्ट आया उसको डिस्क्राइब करो, और सक्सेसफुल जो हमारा डेटा लेक जो सक्सेसफुल हुआ उसका इंटरप्रिटेशन करो, ठीक है। इनका आगे हमारा वो भी है आंसर सी। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग की बात है, जो एंकर मॉडल हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। एंकर्स मॉडल, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, नोट्स होते हैं बहुत सारे, ये हमारे एंकर्स मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स वैसे पेपर में हमारे आते नहीं, इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, एक बार आप देख लेना। उसके बाद क्लाउड डेटा वेयर हाउस की बात हुई है। ये मतलब डेटा वेयर हाउस के अलग अलग टाइप्स बताए हैं, ठीक है। रियल टाइम है, क्लाउड है, हायरार्किकल डेटा वेयर हाउस है। मैं आपको लास्ट जब क्लास होगी आपके उसमें प्रीवियस पेपर भी आपको दिखाऊंगी, तो इनसे ऐसा कोई खास क्वेश्चन हमारा नहीं पूछते, ठीक है। तो मेन इसमें जो होता है हमारा वो यही है, डेटा लेक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस आप ये चेक प्रोग्रेस वाले जो क्वेश्चंस है वो कर लेना इसमें से, ठीक है। लास्ट में इनके सॉल्यूशंस भी आपको गिवन है सभी चेक प्रोग्रेस के। तो एसएससी में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है सर, सारा थ्योरेटिकल ही पार्ट है। डेटा लेक क्या है, ठीक है, डेटा वेयर हाउस क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आप डिफरेंस जरूर करना, डेटा वेयर हाउस का और डेटा लेक का डिफरेंस जरूर करना। साथ में जो चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आप करना इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो चेक प्रोग्रेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप करना इसमें से। तो आप अभी हम क्लास को वाइंड अप करते हैं।
उससे पहले आप सभी अपने एनरोलमेंट नंबर और अपना नेम यहाँ पे टाइप कर दें चैट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद में आपकी अटेंडेंस लेके वाइंड अप कर देंगे क्लास को। जल्दी से चैट बॉक्स में अपना कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया है दोबारा मत करना। फिर मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ अटेंडेंस लेके आपकी। यस, जितने भी 18 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सबने एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दिया अपना विद नेम। ओके, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी, उसके बाद क्लास को करते हैं, ठीक है। यस, मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है। सिर्फ 18 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं और सबकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। तो ठीक है, फिर क्लास को करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारा जो ब्लॉक 3 है वो स्टार्ट करेंगे। आज हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 को कवर किया है। तो जो यूनिट 6 है उसकी पीडीएफ भी सबका मैंने पीडीएफ पीपीटी सब आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो अपनी, ठीक है। और यूनिट 6 में कुछ ऐसा है नहीं, बस थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, कुछ ये कंसेप्ट हैं एक दो, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। लीव कर सकते हो, ठीक है। हम क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पे, लीव कर सकते हैं आप सब।